नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। न्यूज़ बुलेटिन में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ज़्यादातर खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो उछाल देखने को मिल रहा है वह हैरान करने वाला है। आज एक बार फिर से जनपद पंचायत कार्यालय के समीप विश्वविद्यालय रोड में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि पूर्व में मरीज का चेकअप करा लिया गया था, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचकर एरिया को क्वारंटाइन करने का इंतजाम कर रहे हैं। इसके साथ ही संपर्क में आए हुए लोगों की लिस्टिंग भी की जा रही है। जाहिर है कि उन्हें भी एहतियात बरतने की सलाह दी जाएगी और जाँच भी कराई जाएगी। नहीं, आज एक एक्चुअली ग्राम पंचायत का सचिव भी इसका पॉजिटिव पाया गया है, हमारी नॉलेज में आया है। इसको तत्काल कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा रहा है। उसको हम लोग इमीडिएटली आइसोलेट करेंगे, उनको क्वारंटाइन कराया जाएगा। वैसे अभी तक फ़िलहाल वो एसिम्प्टोमेटिक है, राइट। उसका हम लोग के सैंपल के नाम से वो पॉजिटिव आया है। आज हनुमाना में भी पहले 14 केसेस पॉजिटिव आए थे। उनकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको हम लोग 100 सैंपल्स कलेक्ट किए थे। उसमें भी आज 9 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं हनुमाना का। सो हनुमाना पूरा एरिया में ऑलरेडी 144 लगा हुआ है, पूरी 100% लॉकडाउन पे है। कुल मिलाकर आज रीवा में 15 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और उन सब की कंटेनमेंट एरिया घोषित करना और इमीडिएटली पेशेंट को आइसोलेट करना और उनकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराना, ये कार्रवाई चल रही है। एक वायरस ने देश और दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक गर्भवती महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। यहां तक कि महिला का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा था। बता दें कि महिला गर्भवती थी। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद कोरोना की जांच कराई गई थी, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महिला को इलाज के दौरान कई चिकित्सकों एवं नर्सों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल महिला का ऑपरेशन अभी नहीं किया गया है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे ने बताया कि बच्चे की हालत अभी ठीक है, अभी डिलीवरी नहीं की गई है और बच्चे की मां की हालत भी सामान्य बनी हुई है। जो मौत हुई है वो एक्चुअली रीवा जिले की नहीं है, वो शायद सिंगरौली से पेशेंट रिफर होकर आया था और उसकी मृत्यु ये दुखद है कि उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम था और यहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। क्या व्यवस्था अब की जा रही है उसको लेकर के सर समझे? उसके लिए तो जो उसका प्रोटोकॉल है, नगर निगम उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई के बाद इसके बाद उनको जो निगम के कर्मचारी या व्यक्ति जो उससे जुड़े होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, आज जिला अस्पताल में भी एक महिला की रिपोर्ट आई जो प्रसूता थी, तो कुल कितने डॉक्टर भी आगे होंगे संक्रमित में? क्या चीज़ें व्यवस्था की जा रही है, क्या पूरा मामला है इसमें? ये सही है कि कल एक महिला अस्पताल में उपचार के लिए, प्रसव के उपचार के लिए भर्ती हुई थी और उसको चूँकि कुछ सिम्टम्स थे, उसकी जांच की गई। सैंपल की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हुई है, उसी के तत्काल बाद जो भी नियमित प्रोटोकॉल है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। चूँकि यहाँ पर कोविड मरीज को रिफर करने के लिए DCS डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में किया जाना होता है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज DCS के उसमें आ रहा है प्रोटोकॉल में, वहाँ पेशेंट को रिफ़र कर दिया गया। पूरे गाइनी वार्ड को सैनिटाइज किया गया है और संबंधित लोगों को जो उस मरीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे उनको अभी आइसोलेशन में कर दिया गया है, होम आइसोलेशन के लिए। और इसके अनुसार जैसे प्रोटोकॉल के तहत जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, माँ और बच्चे की हालत क्या है, कैसी है? नहीं, अभी तो बच्चे की हालत ठीक है। उस बच्चा के पेट में अभी तो उसका ऑपरेशन होना था, क्योंकि सुबह तैयारी चली रही थी, उसी दरमियान रिपोर्ट आ गई। यहाँ पर चूँकि कल ही उसके कारण इन्फेक्शन हुआ था, मरीज कल से पड़ा था अस्पताल में, तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होने के कारण उसको मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया ताकि वहाँ उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ने पर सर्जरी की जा सके। कुल कितने चिकित्सकों को भी चिन्हित किया गया होगा? लगभग 4-5 चिकित्सक हैं जो उसके संपर्क में आए थे एट वाली की ड्यूटी में, और लगभग 16-17 स्टाफ नर्सिंग। जिले में कुल कितना आंकड़ा है सर अब इस टाइम पे करंट और एक्टिव केसों का? अभी हमारे पास 86 केसेस हैं जो टोटल पॉजिटिव आए हैं,
और हमारे पास 26 केसेस हैं जो मतलब उसमें आ रहे हैं, एक्टिव केसेस का है। तो और बाकी जो है करीबन 62 लोग जो हैं उनकी साथ हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया। रीवा के छात्रों का परीक्षा में शानदार रिजल्ट आया। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में शहर के ज्ञानस्थली विद्यालय के ईशान पटेल ने सर्वाधिक 97% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही अंकिता अग्निहोत्री जिसने 96.6% अर्जित कर स्कूल का नाम रोशन किया। इसके अलावा आस्था तिवारी, प्रवीण मिश्रा, उत्कर्ष द्विवेदी, दिव्यांश चतुर्वेदी सहित विद्यालय के 170 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। इस प्रकार सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा तथा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये अभी 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न पाए हैं और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90% एंड अबव स्कोर किए हैं और जो टॉप किया है वो ईशान पटेल हैं, जो जानकारी मिली है उनका 97% है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी जिन्होंने इतना मतलब वर्क हार्ड किया जिसका ये रिज़ल्ट है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। सर, एक तरफ जहाँ देखा जाए तो कोरोना को लेकर बच्चों में भय था, वहीं विद्यालय के छात्रों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना का में जो के कारण जो सीबीएसई ने एक एवरेज मार्किंग की वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की हो पाई थी और 6 में से 5 सब्जेक्ट जो थे वो उनके ऑलरेडी कोरोना के पहले हो चुके थे। तो जो उनके मार्क्स हैं वो रियल जेन्युइन मार्क्स हैं, ऐसा कोई नहीं कि एवरेज मार्क्स उन्हें मिले हैं, मतलब वो उनके मेहनत के ही मार्क्स हैं। रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने आज त्योंथर नगर का भ्रमण किया। साथ ही नगर के वार्ड में जनसभा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही सिद्धार्थ तिवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ त्योंथर सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टरों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिद्धार्थ तिवारी ने कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और बचाव की भी जानकारी ली। साथ ही त्योंथर में 100 बिस्तर अस्पताल के जल्द निर्माण की मांग भी उठाई है। भ्रमण और निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थ तिवारी राज के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौशलेश द्विवेदी, जिला महामंत्री गंगा द्विवेदी, विद्यासागर शुक्ला, जनपद अध्यक्ष गीता राजमणि मांझी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, त्योंथर की आज जो स्थिति है, 15-20 साल से यहाँ से इस तरह के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं कि एक लीडरशिप गैप आ गया। एक यहाँ पर नेता विहीनता की स्थिति त्योंथर में बन चुकी है। आपके साथ मैं अभी अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने डॉक्टरों से बात की, मैंने भी उनसे बात की। डॉक्टर बेचारे जी जान लगा के, जो उनका कॉल ऑफ ड्यूटी होता है, जो उनकी ड्यूटी होती है, उससे 2 गुना मेहनत करके बेचारे कोरोना वॉरियर बन के अपनी जान की बाजी लगा के सिपाही के जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल की जो हालत है, चाहे वार्डों की जाके देखिए, बिस्तर की देखिए, या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की देखिए, या कोई भी डॉक्टर आपको यहाँ पे क्या मिला जिसके पास पीपीई किट है? जी नहीं मिला। क्या किसी भी डॉक्टर के पास पीपीई किट भी नहीं? मैं हैरान कि यहाँ के विधायक, सांसद, पहले रहे मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। ये सीमावर्ती इलाका है, हमारे पास ये फैसिलिटी है। इस अस्पताल को लाने के लिए पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने जी जान लगा दी थी, तब ये आया था। आज भी ये उतने का उतना ही है। अभी इसको कम से कम 100 बेड का हो जाना चाहिए। खबरें यहाँ तक चल रही हैं, शासन ये भी कोशिश कर रहा है कि अस्पताल त्योंथर से बाहर हो जाए। क्यों हो जाए भाई? नगर पंचायत का एरिया है, मरीज़ यहाँ पे हैं। मरीज़ के आप पैसे लगा के, गाड़ी लगा के दूर जाएंगे यहाँ से? क्या ये उचित है? मेरी ये मांग है प्रशासन से कि अस्पताल नंबर 1 यहाँ रहे। नंबर 2, तुरंत यहाँ पर 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाए। बहुत बढ़िया। हर किसी को, त्योंथर चाक घाट का आदमी
बुखार भी चढ़ता है तो गाड़ी किराए से लेकर के चाहे जितना गरीब हो सीधे कहाँ भागता है, इलाहाबाद भागता है। क्या इसकी आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता है। 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए। अस्पतालों में नर्सों की और डॉक्टरों की भी कमी है। सरकार ये लॉजिक देती है कि पेशेंट नहीं है। क्या आपको लगता है पेशेंट नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर पेशेंट है। जब आप भर्ती ही नहीं करेंगे तो ये आप दिखाएंगे कि यहाँ पेशेंट नहीं है, इस कारण से अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। सीधे इलाहाबाद रीवा भेज दिए जाते हैं सब। जनता बोल रही है आपके सामने कि सीधे इलाहाबाद रीवा भेज दिए जाते हैं। त्योंथर को तुरंत 50 गांव इस अस्पताल से जुड़ा हुआ है। तुरंत 100 बेड का अस्पताल मिलना चाहिए, उसका काम चालू होना चाहिए और कोरोना की फैसिलिटीज यहाँ डॉक्टर्स को पीपी किट नहीं है वो मिलनी चाहिए। और सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर तुरंत टेस्टिंग का लैब बनना चाहिए। देश और दुनिया में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र एवं प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार देश की जनता को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही अपने चरम पर है। आज रीवा में प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें संजय गांधी अस्पताल के समीप सामने गोपाल मेडिकल स्टोर एवं संजय मेडिकल स्टोर शामिल हैं। इन दोनों मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि कई बार मेडिकल दुकानदारों को समझाइश दी गई थी, लेकिन इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसलिए आज रीवा कलेक्टर के आदेश के अनुसार यह कार्यवाही प्रशासन ने की है और हम लोग अभी पूरे रीवा शहर में नजर रखे हुए हैं। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा। इस दौरान यतीश शुक्ला के साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। क्या कहा? शासन के निर्देशानुसार जो अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रक्रिया के तहत दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई थी, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत इनकी दुकान खोलने की प्रक्रिया दी गई थी। कई दिनों से देखा जा रहा था गोपाल मेडिकल स्टोर यहाँ पर संजय गांधी मेडिकल के सामने उनकी दुकान मिली है संजय तक। इनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह का पालन नहीं किया जा रहा था, ना ही दुकान के भीतर ना तो किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। दुकानदारों के द्वारा ना तो मास्क लगाया जा रहा था, ना तो सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा था। पहले पूर्व में भी कई बार समझाइश दी जा चुकी थी, परंतु उसका इन्होंने कोई पालन नहीं किया और आज उसी के तहत इनकी दुकान को इसके पहले ये एक मोबाइल की दुकान को फिर बाजार में सील किया गया था, लेकिन वो खुल गया है। हाँ, मोबाइल की दुकान सील नहीं किए थे, उनको समझाइश दी गई थी और नोटिस दी गई थी, जिसका उन्होंने पालन किया है। साथ में डेली वो फोटो और वीडियो भेज रहे हैं अपनी गवर्नमेंट मोबाइल वाले हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपनी दुकान खोल रहे हैं। इतना सील करने के बाद तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सील रहेगी दुकान अग्रिम आदेश तक, कलेक्टर साहब के अग्रिम आदेश तक ये दुकानें सील रहेंगी। जैसा भी होगी तो वैसा ही कार्रवाई। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अनलॉक तक रीवा प्रशासन ने रीवा को संक्रमण से बचाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की। संक्रमण रीवा तक भी पहुंचा, लेकिन प्रशासन तब से लेकर अब तक मुस्तैद है। रीवा प्रशासन ने लोगों को समय समय पर यह सीख भी दी कि इस संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी अनिवार्य है। लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए यातायात पुलिस ने आज एक बार फिर से चालानी कार्यवाही की और उन सभी लोगों को पकड़ा जिन्होंने हेलमेट और मास्क नहीं लगाया था। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह और यातायात प्रभारी डीएसपी मनोज वर्मा के आदेश के अनुसार यातायात पुलिस ने अस्पताल चौराहे के पास हेलमेट एवं मास्क न लगाने वालों के ऊपर कार्रवाई की। बता दें कि यातायात पुलिस ने तकरीबन 90 टू व्हीलर वाहनों पर चालानी कार्यवाही की है। यातायात पुलिस ने बताया कि उनके द्वारा आज जिन गाड़ियों के चालान काटे गए हैं उनमें से बहुत से लोगों ने मास्क और हेलमेट नहीं लगाया था। मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपए का चालान एवं हेलमेट न लगाने वालों पर 250 का चालान काटा गया है। यातायात पुलिस ने यह भी बताया कि यह कार्यवाही इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। रीवा यातायात पुलिस की कार्यवाही के बाद शायद जिलेवासी यह समझ रहे होंगे कि प्रशासन शांत नहीं है। इस संक्रमण को रोकने के लिए रीवा प्रशासन तमाम वह कोशिश कर रहा है जिससे यह संक्रमण आपके घर तक न पहुंच पाए। इसी कड़ी में मास्क लगाना भी कितना जरूरी है यह हमको और आपको खुद समझना होगा और जिसे समझ नहीं आ पा रहा है उसको समझाने के लिए रीवा प्रशासन मुस्तैद है। त्योंथर के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलदेउर गांव से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद 15 दिनों तक विभाग के अमले ने बिजली बहाल नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद से बिजली के खंभे में चढ़कर बिजली बनानी उन्हें पड़ गई, जिसके लिए ग्रामीणों ने अपने पैसे से 11 kV का तार भी खरीदा। त्योंथर कस्बे के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत
फूलदेव गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण लाइनमैन बने दिखाई दिए। दरअसल फूलदेव गांव में 15 दिनों पूर्व 11 केवी का तार खंबे से टूटकर गिर गया, जिसके बाद बिजली की समस्या से ग्रामीणों को तरबतर होना पड़ा और बिजली न होने की शिकायत उन्होंने कई बार विभागीय अमले से की, परंतु विभाग के द्वारा उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तथा टूटी हुई तार को निकालने के लिए भी विभाग ने किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई, जिससे बड़ी जनहानि होने का भी खतरा था और बाद में टूटी हुई उस तार को चोर चुरा ले गए, जिसके बाद बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को खुद से बिजली बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और अपने से चंदा एकत्रित कर ग्रामीणों ने 11 केवी का तार खरीदा और बिजली बनाने के लिए खंबे पर चढ़ गए। बिजली बनाने के बाद बाकायदे गांव के एक युवक ने अपने फेसबुक पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए 11 केवी के तार को जोड़ने की पोस्ट डाल दी और बिजली विभाग का अमला सक्रिय हुआ। मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शरारती तत्वों के द्वारा तार को तोड़ा गया और बाद में खुद से ही वह बनाने लगे, जिसकी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर क्षेत्र के भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने बिजली विभाग की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कार्यवाही की मांग की है। विधायक ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए भी बिजली विभाग लापरवाही करता जा रहा है, जो कि निंदनीय है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज से 15 दिन पहले 11 केवी की जो लाइन आती है हमारे गांव के लिए, उसका 2 पोल का एक तार चोरी हो गया था। तार गिर गया था जमीन पे, जिसको रात में काट लिया गया था, जिससे हम लोगों ने विद्युत विभाग के कई बार चक्कर लगाए ऑफिस में, त्योंकर में, और कर्मचारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन कर्मचारी ना तो विभाग था और हम किसानों को लगातार समस्या और लो वोल्टेज की, और धान रोपाई का सीजन चल रहा है, खेतों में पानी नहीं है, तो फिर इसके वजह से हम लोगों ने आपस में चंदा करके, जो हमारे युवा हैं, युवा वर्ग के लोग चंदा करके तार लाए 2 पोल का एक फेस, और इसके बाद तार कहाँ से खरीदे थे? तार हम लोग लाए थे ठेकेदार गढ़ी में एक ठेकेदार जी हैं, उनके वहाँ से हम लोगों ने तार लाया चंदे से इकट्ठा करके। इसके बाद हम लोगों ने फिर जान जोखिम में डालकर मैं स्वयं पोल पे चढ़ा और सत्यदेव लाइनमैन जी के द्वारा लाइन परमिट करा करके, और फिर इसके बाद हम लोगों ने 3 फेस लाइन की, और इससे फिर अब किसानों को सुचारू रूप से बिजली मिलने लगी। और हमारे पास तो जब आपने परमिट लिया तो क्या विद्युत विभाग के कोई कर्मचारी वहाँ थे? जब जी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं था, वो किसी दूसरे जगह पर अभी थे। वो बोल रहे थे कि अभी टाइम लगेगा। हमने कहा जी 15 दिन से इसी तरह चल रहा है, तो हम लोग और वेट नहीं कर सकते हैं, धान रोपाई का सीजन है। फिर हम लोगों ने अपने जान जोखिम में डाल करके मैं स्वयं पोल पे चढ़ा, और इसके बाद लाइन को बना करके फिर सब विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से बहाल हुई। वहाँ संज्ञान में आया है हमारे, उसके जांच करवा रहे हैं। वहाँ के शरारती कुछ तत्व हैं जो जानबूझ के खुद से लाइन काट के मुखिया से उन्होंने काम किया है। उसकी जानकारी ले रहे हैं, उनके कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाले हैं। मरता क्या न करता, वर्तमान में विद्युत व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि किसान हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता। खेती का समय है, धान का रोपा लगाने का समय है, और विद्युत अधिकारियों लाइनमैनों से किसानों ने बार बार आग्रह किया कि ये 11,000 की लाइन टूटी हुई है, इसको जोड़ दिया जाए, लेकिन अधिकारियों के या कर्मचारियों के संज्ञान में कहने के बावजूद भी ये बात नहीं आई, और फूलदेव गांव के नौजवानों ने किसी प्रकार से परमिट लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से अपनी जान जोखिम में डाल के अपने से तार क्रय करके 11,000 लाइन जोड़ा है। उसके लिए मैं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि किसानी के समय में इस प्रकार की यदि घटनाएं घटित होती हैं तो तत्काल उसमें एक्शन लिया जाए, लाइन जोड़कर विद्युत प्रवाहित करवाया जाए। अन्यथा इसी तरह से किसान यदि काम करते रहे तो किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसे में मैं यहाँ के डिविजनल इंजीनियर से, AE से
केसी से, सी साहब से ये आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं आती हैं क्षेत्र में, उसको तत्काल उसका समाधान किसानों के हित में किया जाए। सतना जिले के अमरपाटन नेशनल हाईवे में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में जा घुसी। इस घटना में बस में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। नादान थाना पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी हुई है। सतना जिले के नादान देहात थाना क्षेत्र मैहर अमरपाटन नेशनल हाईवे क्रमांक 30 कंचनपुर ग्राम के पास तेज रफ्तार के कहर से फिर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में जा घुसी। इस घटना में बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई। दोनों मृतक बस में फंसे हुए थे, जिनका शव जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला गया। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अमरपाटन सिविल अस्पताल भेजा गया। बताया गया है कि यह बस महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही थी। इसी बीच आज तड़के बस की रफ्तार तेज होने की वजह से यह हादसा हो गया। घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। नादान देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़े ट्रक आए दिन हादसों का कारण बने हुए हैं। कल भी इसी नेशनल हाईवे पर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस खड़े ट्रक से टकराई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। आज फिर उसी प्रकार से यह घटना हुई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक हादसे को लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है। शहडोल जिले में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी जारी किए, पर लोग प्रशासन की बातों को दरकिनार कर मनमानी करते दिख रहे हैं, जिसके कारण भी कोरोना अपनी तेजी से पैर फैलाता दिख रहा है। शहडोल जिले के कागज नगरी में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। जिला प्रशासन ने ओपीएम में 2 जगह कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जहां पर थाना अमलई के जवान 24 घंटे ड्यूटी में मौजूद हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन में छूट देते ही कोरोना के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, पर राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। वहीं मीडिया को डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को किस प्रकार से इस महामारी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी ने जनता से घर पर ही रहने की अपील की है। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जिससे विश्व के लगभग 200 देश प्रभावित हैं और महान विकसित, सबसे अधिक विकसित जो राष्ट्र हैं वो सबसे अधिक इससे प्रभावित हैं। अपना भारतवर्ष भी इससे प्रभावित है। वर्तमान में लगभग 28,000 30,000 केस प्रतिदिन कोरोना के अपने देश में पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बीमारी की गंभीरता को समस्त जनता जनार्दन को समझना चाहिए और सभी लोगों को चाहिए कि इस बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो प्राप्त करें। साथ ही इससे बचाव के लिए समुचित संसाधनों का उपयोग करें, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम 1.5-2 मीटर की दूरी बना के रखें। साथ ही मास्क का प्रयोग अवश्य करें जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं, और जब भी कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको खांसी आ रही हो, सर्दी हो, छींक रहा हो, खांस रहा हो, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क का अवश्य प्रयोग करें। यदि स्वयं को भी खांसी सर्दी जुकाम है तब भी मास्क का प्रयोग करें। मास्क दिन में कितने घंटे तक अपन लगा सकते हैं? मास्क तो जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहें, अथवा जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको खांसी सर्दी जुकाम हो अथवा स्वयं को खांसी सर्दी हो, तब ज़रूर लगा लेना चाहिए। जब हम अकेले किसी स्थान पर हैं जहाँ अन्य कोई नहीं है, वहाँ पर फिर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या नाम सर आपका? डॉक्टर मुकुंद चतुर्वेदी। जी सर। मैं जिला चिकित्सालय में प्रभारी अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और शहडोल जिले का मानसिक रोग का नोडल, मेंटल हेल्थ का नोडल ऑफिसर भी हूँ। ठीक सर, थैंक यू। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, फ्रीक्वेंट सैनिटाइज करते रहें हाथ को। जब भी किसी चीज़ को स्पर्श करें अथवा किसी व्यक्ति को छूना पड़ जाए तो उसके बाद हाथ को ज़रूर सैनिटाइज करें। जब भी बाहर से आएँ तो घर में प्रवेश करते समय सैनिटाइज करें अपने आप को, उसके बाद ही घर के किसी सामग्री का प्रयोग करें और उसको स्पर्श करें। ठीक, थैंक यू।
सर अपने उद्यम अमलाई में कितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक? कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस जो हैं थाना अमलाई में, उद्यम अमलाई में, हम थाना अमलाई का आपको बता रहे हैं। थाना अमलाई में हमारे यहाँ पर 6 एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में। अरे यार ये और 3 कंटेनमेंट जोन जो है एक्टिव है। और सर अभी तक कुछ और संगे मतलब सबने अभी कुछ जो भी कोरोना टेस्टेड हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज में और उनका जो रिपोर्ट आ रहा है उसके आधार पर जो है कंटेनमेंट जोन जो बनाया जा रहा है। बस आम जनता से ये अपील है कि अभी जो अनलॉक होने के बाद भी जो है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर निकले तो मास्क लगा के। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल से। शहडोल पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बीते कुछ महीने से पुलिस गांजे के अवैध तस्करों पर, प्रतिबंधित नशीली दवाई के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों थाना पुलिस बुढ़ार, गोहपारू, कोतवाली, सोहागपुर थाना क्षेत्रों में नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8 लाख के गांजा व अन्य नशीले पदार्थों के साथ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के थाना जयसिंह नगर, ब्योहारी तथा चौकी केसवाही पुलिस के द्वारा 13 जुलाई व 14 जुलाई को शहडोल के अतिरिक्त अनूपपुर जिले के नशे के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए लगभग 50 किलोग्राम गांजा एवं 60 नग प्रतिबंधित कोरेक्स दवाई की शीशियां जब्त की गई है। गांजा व्यवसायी रवि गुप्ता एवं लालता पटेल के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं गांजा व्यवसायी विशेष लाल सिंह कंवर के विरुद्ध चौकी केसवाही के अलावा थाना जयसिंह नगर में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूर्यकांत सोनी निवासी एवं राजकुमार उर्फ राजू मेहरा मोटरसाइकिल सहित गांजा गिरफ्तार किया गया है। लल्ला उर्फ अश्वनी प्रजापति को भी जयसिंह थाना इलाके से 6 किलो गांजे के साथ पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क को खत्म करने के प्रयास में जिले के कप्तान सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन में यह कार्यवाही जारी है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल पुलिस पिछले कई महीनों से इस बात के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है कि नशे के खिलाफ लगातार मुहिम जारी रहे। इसी क्रम में आज 3 थानों में कार्यवाही की गई है। सबसे पहली कार्यवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार क्षेत्र अंतर्गत की गई है, जिसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं। लालता पटेल अनूपपुर का रहने वाला है, राजकुमार मेहरा ये केशवाही चौकी के इलाके का रहने वाला है, छन्नू नाम का एक व्यक्ति जो है वो थाना जैतपुर इलाके का रहने वाला है और इनका एक और साथी सूर्यभान सोनी यह भी अनूपपुर का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 43 किलो गांजा बरामद किया गया है। 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, इनके मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इस प्रकार लगभग 7.5 लाख रुपए का गांजा इनके कब्जे से बरामद हुआ है। और इन पर जब अगली तफ्तीश की गई तो पता चला कि रवि गुप्ता नामक एक जैतहरी निवासी व्यक्ति है, जिसने स्कॉर्पियो से यह गांजा लाकर इनको दिया था, जो उड़ीसा के किसी स्थान से लाया था। उसे मामले में आरोपी बनाया गया है। उसकी खोजबीन की जा रही है, पता रसी के प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे नेटवर्क को चिन्हित करके इस पर कार्यवाही करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और इसी क्रम में थाना जयसिंह नगर में एक पुराना नशे का व्यापारी है लल्ला प्रजापति उर्फ अश्विनी प्रजापति, इसे भी कल सूचना पर जो है दबिश दी गई और इसके कब्जे से भी 6 किलो गांजा बरामद हुआ। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि जैतपुर के छन्नू कवर से ही वह गांजा लेकर आया था। इस प्रकार इसके खिलाफ भी NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई है। और थाना ब्योहारी में सत्यम गुप्ता निवासी ब्योहारी के खिलाफ जब सूचना प्राप्त हुई, उस पर दबिश दी गई तो उसके कब्जे से 60 नग जो बॉटल्स में टफरेक्स सिरप प्राप्त हुआ है, जो कि नशीली दवाओं की श्रेणी में आती है। इस प्रकार से इन सभी तीनों थानों की कार्यवाहियां की गई हैं और लगभग 8 लाख का पूरा माल बरामद हुआ है। और इस पूरे नेटवर्क को और विशद तरीके से व्यापक कार्य योजना के तहत विकसित करके और कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,